हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार आपका अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज से मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूं। इस चैनल पर मैं आपको एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊंगा। पहले ज्योग्राफी की कुछ वीडियो अपलोड करूंगा, उसके बाद हिस्ट्री एंड लास्ट में पॉलिटिकल साइंस। तो हम ज्योग्राफी को आज हम इसकी एक बेसिक चर्चा के बारे में बात करेंगे कि हमें ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना चाहिए। आज हम इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे कि ज्योग्राफी को हम स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। दोस्तों, ज्योग्राफी को ही नहीं, हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि हमें इस विषय को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो धन ग्राफी। जियो का मतलब होता है भूमि अर्थात पृथ्वी। ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। कहने का मतलब ये होगा कि भूमि का अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन दोस्तों भूमि का अध्ययन इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। पृथ्वी अपने आप में बहुत बड़ी है। पृथ्वी कोई सेब संतरा तो है नहीं है जो हम उसका अध्ययन इतनी आसानी से कर सकते हैं। पृथ्वी अपने आप में बहुत बड़ी है, हम उसके सामने एक सूक्ष्म जीव की भांति हैं। देखिए, पृथ्वी सौरमंडल में स्थित है। सौरमंडल में पृथ्वी एक प्लानेट है। सौरमंडल में 8 प्लानेट हैं। 8 प्लानेट हैं, वो सूर्य का परिवार है। सौरमंडल फिर आकाशीय गंगा में स्थित है। आकाशीय गंगा ब्रह्मांड में स्थित है। तो दोस्तों, पृथ्वी का यदि आप एक कद देखोगे तो एक बहुत छोटा सा होगा, है ना। यदि आप एक ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से देखोगे तो पृथ्वी का एक कद है वो बहुत छोटा मालूम पड़ता है, लेकिन हम जब स्पेशल एक पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो दोस्तों बहुत बड़ा है, अपने आप में बहुत बड़ा है। देखिए हम पृथ्वी का अध्ययन 3 भागों में करेंगे। देखिए कैसे। ये रही हमारी पृथ्वी, ये हमारा स्थलमंडल है। जिस स्थलमंडल पर हम निवास करते हैं ये क्या है? स्थलमंडल। जो स्थलमंडल से जो ऊपर का भाग होता है वो हमारा वायुमंडल होता है। ये स्थलमंडल है और जो ये ऊपर का हिस्सा है ये वायुमंडल है। वायुमंडल। और जो स्थलमंडल से ये नीचे का हिस्सा है, ये वाला, ये भू आकृति है। भू आकृति नहीं, भूगर्भ है। भूगर्भ। जब हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो हम इन 3 भागों में बांट करके इसका अध्ययन करेंगे। पहले स्थलमंडल, फिर वायुमंडल, फिर लास्ट में भूगर्भ। तो हमारा पृथ्वी का अध्ययन इन तीनों भागों से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले हम स्थलमंडल का अध्ययन करेंगे। किसका? स्थलमंडल। अरे यार मार्क नहीं। स्थलमंडल। देखिए हमने पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड किया था, स्थलमंडल, वायुमंडल एंड भूगर्भ। फिर हम स्थलमंडल का अध्ययन करेंगे तो हम स्थलमंडल को ही 3 भागों में इसका डिवाइड करेंगे। स्थलमंडल में सबसे पहले हम स्थलीय स्वरूप विशेषता का अध्ययन करेंगे। स्थलीय स्वरूप विशेषता। देखिए स्थलमंडल में हम सबसे पहले स्थलीय स्वरूप विशेषता का अध्ययन करेंगे। तो इसके अध्ययन को
भू आकृति विज्ञान कहते हैं। भू आकृति विज्ञान कहते हैं। अब इस स्थल मंडल को प्रभावित कौन करता है? जल एंड मौसम। तो हम जलवायु, है जलमंडल, एंड एवं मौसम, इसका अध्ययन करेंगे। जलमंडल एंड मौसम। जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो इसके अध्ययन को हम जलवायु विज्ञान कहते हैं। जलवायु विज्ञान कहते हैं। देखिए, स्थलमंडल को कौन प्रभावित करता है? जल और मौसम। कैसे प्रभावित करता है? कि कभी बारिश होती है, कभी ठंड पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है, तो ये जलमंडल और मौसम में आ जाएंगे। फिर इसके बाद हम तीसरा हमारा पॉइंट है मृदा, एवं वनस्पति। इसका भी अध्ययन करेंगे। इसके अध्ययन को हम जैव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, देखिए स्थल मंडल में हम 3 टॉपिकों को पढ़ेंगे। स्थलीय स्वरूप विशेषता, जलमंडल एवं मौसम, फिर उसके बाद मृदा एवं वनस्पति। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे हम हिस्ट्री को 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, उसी तरीके से हम ज्योग्राफी को भी कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। इसको भी हम कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। इसका भी एक तरीका है। जैसे हिस्ट्री को 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ऐसे ही ज्योग्राफी को भी पढ़ा जा सकता है। देखिए कैसे हमने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, स्थलमंडल, वायुमंडल एंड भूगर्भ। ठीक है, देखिए ये हिस्ट्री से बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है? ज्योग्राफी हिस्ट्री से बहुत सरल है। यदि हमें इसके बारे में ये पता चल जाए कि ज्योग्राफी को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, तो ये इतिहास से बहुत सरल हो जाती है। देखिए, हमें इतिहास में क्या करना पड़ता है कि जो राजा महाराजा होते थे, हमें उसकी विचारधाराओं को याद करना पड़ता है, राजा महाराजाओं की, और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको भी याद करना पड़ता है ना। तो हम किसी की विचारधारा को याद करना इतना आसान नहीं है। हम अपनी विचारधारा को तो याद कर सकते हैं, लेकिन हम किसी जो पुराने ज़माने के जो राजा महाराजा थे, उनकी विचारधाराओं को याद करें तो इतना सरल नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी में क्या होता है? ज्योग्राफी में इसमें लॉजिक है। यदि हम किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसके पीछे हमने एक लॉजिक टटोल लिया, तो ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगी। जैसे भूकंप आ रहा है तो क्यों आ रहा है ना? बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है? यदि हमने ज्योग्राफी में क्यों का कुछ आंसर हमने जान लिया, तो ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, ज्योग्राफी के कितने तरीके हैं पढ़ने के। ज्योग्राफी को यानी कि कितने भागों में डिवाइड करके इसको पढ़ा जा सकता है ज्योग्राफी को। आज इसी बात को बता दूँगा। ज्योग्राफी के 2 तरीके आपको मैं बता रहा हूँ। भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा पॉइंट मानव भूगोल।
मानव भूगोल को ह्यूमन ज्योग्राफी। दोस्तों ज्योग्राफी को बहुत मैं सिंपल कर दूंगा इसको, जब इसको पढ़ाऊंगा ना तो बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगा इसको, आप देखते चलिए, लेकिन आप एक भी वीडियो मिस मत करना। देखिए ये इस आज मैं बता रहा हूँ, इसका मैं बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ। यदि आपने बेसिक पॉइंट इसका जान लिया ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी आगे चल करके बहुत आसान हो जाएगी। देखिए भौतिक भूगोल क्या होता है, ज्योग्राफी के मैं पढ़ने के तरीके बता रहा हूँ कि कितने ज्योग्राफी के कितने तरीके हैं पढ़ने के। पहला भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। देखिए पहले हम भौतिक भूगोल में डिवाइड करके पढ़ेंगे, देन उसके बाद मानव भूगोल में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भौतिक भूगोल क्या होता है। देखिए भौतिक भूगोल में क्या होता है, जो चीज़ें प्रकृति द्वारा बनी हुई होती हैं वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। जो प्रकृति प्रदत्त होती हैं, जो चीज़ें मानव के द्वारा बनी हुई नहीं होती हैं, वो प्रकृति के द्वारा ही बनी होती हैं। जो हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं, जो हमारा जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, ये एक प्रकृति के द्वारा बना हुआ है। क्या आपने, देखो मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, क्या आपने नदियों को आपने बनाया, झीलों को आपने बनाया, ज्वालामुखी, भूकंप, गर्म जलधारा, ठंडी गर्म जलधारा, सागर, महासागर, द्वीप, महाद्वीप, ये क्या हैं? इनका निर्माण इंसान ने तो क्या नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त है, ये प्रकृति से बनी हुई चीज़ें हैं। तो इनका हम अध्ययन करेंगे, तो इसका हम अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, ये इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं मानव भूगोल क्या होता है और मानव भूगोल के अंतर्गत हम किस किस चीज़ का अध्ययन करेंगे। देखिए मानव भूगोल में जो मानव द्वारा चीज़ें बनी हुई होती हैं उसका अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। देखिए जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, ये प्रकृति द्वारा तो बना हुआ नहीं है, ये एक मानव के द्वारा बना हुआ है ना। ये बोर्ड ये मानव के द्वारा बना हुआ है, ये मार्कर है, ये तो मानव के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, तो हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका मार्कर का अध्ययन और इस व्हाइट बोर्ड का अध्ययन हम ज्योग्राफी के अंतर्गत करेंगे, मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए मानव भूगोल के अंतर्गत क्या हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक भूगोल। हम इन भूगोलों को मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए भौतिक भूगोल को कितने भाग में हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, अब मैं आपको ये भी बता दूँ। भौतिक भूगोल को हम कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। देखिए क्रमबद्ध प्रतिमान, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच। दूसरा तरीका होता है हमारा प्रादेशिक प्रतिमान। इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं रीजनल अप्रोच। देखिए क्रमबद्ध प्रतिमान क्या होता है।
हम जिन चीज़ों का जो हमें अध्ययन करना चाहिए, हमें उनका अध्ययन एक क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए। हमें ये नहीं कि हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसका अध्ययन हम बीच बीच में से करें। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ज्योग्राफी को बीच बीच में से पढ़ते हैं। बीच बीच में से कैसे पढ़ते हैं कि कभी ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, कभी भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, कभी ज्वार भाट के बारे में पढ़ेंगे, कभी सागर महासागर के बारे में पढ़ेंगे, कभी पठार के बारे में पढ़ेंगे, कभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, कभी चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये एक तरीका, ये क्रमबद्ध नहीं है ना। देखिए क्रमबद्ध तरीका क्या होता है, जैसे कि मैं आपको पृथ्वी के बारे में पढ़ाऊँगा, पृथ्वी के बारे में पढ़ाऊँगा तो मैं उसको पहले आपको ये बताऊँगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले मैं ये नहीं बताऊँगा कि पृथ्वी का जो पर्यावरण है, उसका एनवायरनमेंट है, पहले उसके बारे में बताऊँ, उसके बारे में नहीं बताऊँगा। पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताऊँगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसके पर्यावरण के बारे में बताऊँगा, है ना। तो ये हमारा एक क्रमबद्ध वर्तमान तरीका होता है। देखिए अब पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं तो पृथ्वी के बारे में थोड़ा एडवांस में भी बता दूँ कि पृथ्वी हमारी एक प्लैनेट है। पृथ्वी हमारी एक प्लैनेट है, वो सौरमंडल में स्थित है। सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में से पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है और वो 8 जो ग्रह हैं वो सूर्य का परिवार है। सौरमंडल वो कहाँ स्थित है? आकाशीय गंगा में स्थित है। आकाशीय गंगा कहाँ स्थित है? ब्रह्मांड में स्थित है ना। तो हम पहले उस ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे, ना कि हम पृथ्वी का। पहले हम ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर आकाशीय गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर आकाशीय गंगा में हमारे बहुत सारे सौरमंडल हैं और उन्हीं में से एक हमारा सौरमंडल है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। फिर सौरमंडल में हमारी एक पृथ्वी है, उस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर इस पृथ्वी पर मानव ने कैसे अपना निवास किया, कैसे अब जीने लगा, फिर उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो ये एक क्रमबद्ध वर्तमान तरीका ये होता है, किसी भी चीज़ को एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना, बारी बारी से पढ़ना, है ना, क्रम तरीके से। तो ये क्रमबद्ध वर्तमान तरीका ये होता है। देखिए प्रादेशिक वर्तमान क्या होता है? प्रादेशिक वर्तमान एक वो तरीका होता है, भूगोल को हम अलग अलग भागों में पढ़ करके फिर उस भूगोल को हम ऐड कर देते हैं, एक हम समाहित कर देते हैं, तो वो हमारा एक प्रादेशिक वर्तमान होता है। जैसे कि हमारे महाद्वीप हैं, है ना, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना, ऑस्ट्रेलिया। तो हम इन महाद्वीपों का एक अलग अलग अध्ययन करेंगे, फिर उस अध्ययन को हम समाहित कर देंगे, उनको हम एक ऐड कर देंगे, है ना। तो उस तरीके को हम प्रादेशिक वर्तमान कहते हैं, है ना। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए जब हम ब्रह्मांड, सौरमंडल, आकाशीय गंगा, पृथ्वी, इन चीज़ों का अध्ययन कर लेंगे तो फिर हम प्रादेशिक वर्तमान का अध्ययन करेंगे। प्रादेशिक वर्तमान में पहले हम विश्व का भौतिक भूगोल, इसका अध्ययन करेंगे, है ना, विश्व का भौतिक भूगोल। फिर उसके बाद हम विश्व का प्रादेशिक वर्तमान, इसका अध्ययन करेंगे। फिर हम इसके बाद तीसरा पॉइंट भारत का भौतिक भूगोल। भारत का भौतिक भूगोल, हम भारत प्रादेशिक वर्तमान के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, है ना।
भारत का प्रादेशिक प्रतिमान के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि हम ज्योग्राफी के एक दृष्टिकोण से देखें तो भारत फिर विश्व के सामने एक छोटा सा है ना। यदि हम अपने हिसाब से देखें तो भारत बहुत बड़ा है, लेकिन ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से देखें एंड विश्व के दृष्टिकोण से देखें तो भारत बहुत छोटा है, फिर उसका हम अध्ययन एक अलग से नहीं करेंगे, है ना। तो हम इस तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक नॉलेज रही। पहले हमने ये देखा कि ज्योग्राफी को स्टार्ट कहाँ से किया जाए, है ना। ये भी ज़रूरी है। यदि हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट कहाँ से किया जाए और बीच बीच में से पढ़ें, तो दोस्तों वो तरीका गलत है, वो वहाँ से सब ऊपर से निकल जाता है, कुछ समझ नहीं आता है ना। ठीक है, तो फिर अगला हम नेक्स्ट लेक्चर हम इसके बारे में कल पढ़ाएंगे। कल क्या पढ़ाएंगे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसके बारे में आकाशीय गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। तो इस तरीके से हम ज्योग्राफी को